गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सो वेरी 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 गुड इवनिंग। हाँ जी सर। सर आप लेट हो गए। किस चीज में लेट हो गया भाई मैं? किस चीज में लेट हो गया? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फाइनली वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसके लिए हम लोग 12 सितंबर से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करके बैठे हुए हैं। एंड कल आपका पेपर है, तो आई एम श्योर कि मेरे सारे के सारे योद्धा तैयार हैं अपने पूरे औजारों के साथ। ठीक है ना? कल आप लोगों ने अटैक करना है बेटा, अटैक। ठीक है जी। चलो, वेरी गुड, ग्रेट 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 गोइंग, ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग। सर अब धक धक हो रहा है। अरे धक धक किस चीज का हो रहा है यार? बहुत पढ़ा है आप लोगों ने, ऐसा क्यों घबरा रहे हो? चलो जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वेरी ब्यूटीफुल सेशन। ठीक है, इस सेशन को मैं आपको पहले बता देता हूं कि मेरा इंटेंट क्या है। कल पेपर है और आज मैं आप लोगों के साथ हूं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि आप लोगों को बेसिकली मुझे एंड तक गाइड करना है, ताकि आपको कोई भी चीज़ें, मुझे मालूम है कि इस समय लास्ट मोमेंट पे आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो कई, और खासकर ग्रुप 1 वाले बच्चे जिनका आज पेपर था और उनका कल पेपर है ना? तो मैं आपको बताता हूं कि आज के इस सेशन में ना हम लोग एक तो बजटरी कंट्रोल, मुझे मालूम है आपके क्या क्या दुखती रहता, जो आपको मुझे मालूम है जहां ज़्यादा दिक्कतें आती हैं उनको मैं टॉपिक को टच करूंगा। ठीक है जी। तो आप लिख लीजिए, लिख लीजिए बजटरी कंट्रोल। एक तो ये कराऊंगा मैं आपको, एक हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे। ठीक है जी, और बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है ना? ऐसे करेंगे, इसको 15 से 20 मिनट देंगे। ठीक है जी, इसको 20 टू 25 मिनट्स देंगे। कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट्स में आपके रिवाइज करा दूं, सारे फॉर्मूलाज मैं आपको याद करवा दूं, और कुछ क्वेश्चंस की भी मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस करवा दूं। ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, उसके बाद रेशियो एनालिसिस। ठीक है जी, रेशियो एनालिसिस। फिर बीच में ही मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट भी डाल दूंगा। ठीक है जी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। मैंने आप लोगों के साथ ना अभी अभी एक असाइनमेंट शेयर करा है बेटा, है ना? एक असाइनमेंट मैंने शेयर करा है जिसमें कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड आपको थ्योरी आएगी, वो मैंने आपके साथ कर दिया है। अच्छा, MIS का भी थ्योरी मैं आपको अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं बनाकर आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ये चैप्टर्स को हम लोग कवर अप करने की, एंड वी विल मार्क के 20 टू 25 मिनट्स वी विल ट्राई कि हम हर चैप्टर को देने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो आप सब लोग तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही करेंगे। हर टॉपिक पे एक एक दो दो क्वेश्चंस जो है वो मैं करा दूंगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। फैजन, आप कल पेपर है यार, इतना ऐसा क्यों सोचते हो? आप अब बस पढ़ने पे ध्यान दो आप। ठीक है ना? पेपर आता होगा नहीं आता होगा, वी विल डिसाइड टुमारो। ठीक है, चलो आ जाओ, फिर आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है? ऋषिता श्रीवास्तवा, कारो भी करवा दो। मैं एक काम करूंगा, सुन लो ध्यान से। मैं आपके ना 3 चैप्टर के ना समरी नोट्स मैं क्लास के बाद बनाकर आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन ये शेयर मैं मॉर्निंग में ही कर पाऊंगा, आप सिर्फ उसको रीड कर लीजिएगा। एक कारो के भी और एक कॉरपोरेट गवर्नेंस के भी। ठीक है, और साथ में ही MIS के। ये 3 मैं आप लोगों के साथ थ्योरी शेयर कर दूंगा, इतनी इजी तरीके से लिख दूंगा कि आप उसको अगर पढ़ेंगे ना तो आपसे जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ, फिर आ जाओ, आओ स्टार्ट करते हैं जरा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा कि हम लोग ज़्यादा प्लान करेंगे ना तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट सबसे पहले विद द बजटरी कंट्रोल। ठीक है, बजटरी कंट्रोल। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है ना बजटरी कंट्रोल, इसमें ना थ्योरी ज़्यादा आने के चांसेस हैं और प्रैक्टिकल भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, हमने तो खैर प्रैक्टिकल बहुत अच्छा पढ़ा है इसके अंदर,
बट मुझे लगता है कि थोड़ा थ्योरी वाला जो पार्ट है ना वो आपका ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। तो बजटरी कंट्रोल के अंदर हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को कवर अप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ऊपर हेडिंग डालो जरा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल कवर अप करने जा रहा हूँ, तो वी विल गिव 10 to 15 मिनट्स टू कवर ऑल द प्रैक्टिकल्स। एक बार जल्दी जल्दी देखेंगे मेरे साथ, ठीक है जी। अच्छा, इधर देखेंगे जरा सारे। सबसे पहले ना आप क्या लिखिए कि बजटरी कंट्रोल का ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली हमें समझाता है हाउ टू ड्रॉ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स। तो इसमें ना अगर आपको याद हो ना, तो हमने अलग अलग तरह के फंक्शनल बजट्स बनाने सीखे थे बेटा। फंक्शनल बजट्स बनाने सीखे थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने इसमें सीखा था सेल बजट बनाना, प्रोडक्शन बजट, कंजम्पशन बजट, परचेज बजट, ठीक है जी। और जब भी आप कोई बजट बनाते हो ना, तो आपको क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है कि वो आंसर यूनिट में मांग रहा है या रुपीस में मांग रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा आप लोगों ने एक पढ़ा था फ्लेक्सिबल बजट निकालना, और एक आपने पढ़ा था हाउ टू ड्रॉ कैश बजट। तो बेसिकली आप लोगों ने प्रैक्टिकल के अंदर ये सब चीजें सीखी थी। कैश बजट कैसे बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट कब बनाते हैं। फ्लेक्सिबल बजट कब बनाते हैं, जब हम लेस देन 100% एफिशिएंसी पे काम करते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% से कम एफिशिएंसी पे काम करता है, तो वो हमेशा कौन सा बजट ड्रॉ करता है, फ्लेक्सिबल बजट ड्रॉ करता है, ठीक है जी। और सेल, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, परचेज, तो इस प्रकार हम लोगों ने सारे बजट्स बनाने सीखे थे, ठीक है। हाँ जी, अब देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले तो आपको याद होगा, अगर हम हायरार्की की बात करें, तो सबसे पहले वी नीड टू लर्न हाउ टू ड्रॉ सेल्स बजट, ठीक है। नंबर 2 पे आप लोगों ने पढ़ा था हाउ टू ड्रॉ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन सेल्स। उसके बाद आपने पढ़ा था कंजम्पशन, एंड लास्टली आपने पढ़ा था परचेज बजट। तो कौन मुझे बताएगा, ये दोनों के दोनों बजट आउटपुट से रिलेटेड थे, और ये दोनों के दोनों बजट इनपुट से रिलेटेड थे। तो सेल बजट बनाते समय सबसे पहले आपको लेना होता है बेटा नेट सेल्स, ठीक है जी। नेट सेल्स, नेट सेल्स जो भी आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स है, जो आपको लग रहा है कि प्रोजेक्टेड पीरियड में हमारा कितना माल बिकेगा, बस वो आपने लेना होता है। अगर आपको ग्रॉस सेल्स दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो आप ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके यू कैन गेट योर नेट एक्सपेक्टेड सेल फॉर द अपकमिंग पीरियड। अब सवाल आ जाता है प्रोडक्शन कितना करें, प्रोडक्शन कितना करें। तो कौन बताएगा, जितना माल हमें लग रहा है कि हमें बेचना है, उसमें हम ऐड कर देंगे जो भी हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। आप मेरे साथ हेल्प कर सकते हो मुझे, और इसमें से माइनस कर देंगे जो भी आपके पास पहले से ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कि हमें फाइनली कितना माल प्रोडक्शन में करना चाहिए, यानी कि हमें कितना माल प्रोड्यूस करना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि वंस आई गेट टू नो अबाउट प्रोडक्शन, एक बार ही हमें पता चल जाए कि हमारा प्रोडक्शन कितना है, तो उसके बेसिस पर वी कैन कैलकुलेट कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब इनपुट कितना चाहिए। तो कौन बताएगा, अगर हम प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे विद इनपुट आउटपुट रेशो, तो हमें मिल जाता था कंजम्पशन। और एक बार ही अगर आपको पता चल जाए कि आपकी कंजम्पशन क्या है, तो वहां से आप निकालते थे परचेजेस। और वो फॉर्मूला क्या था, कंजम्पशन में ऐड करो जो भी आपका डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक है, और माइनस करो जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक है। दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ परचेजेस, ठीक है जी। दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ परचेजेस। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने आंसर देना है बेटा। अगर मैं ये कहूं कि मेरे को प्रोड्यूस करना है 20,000 यूनिट्स, और अगर मैं ये कहूं 2 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, 2 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड विद 3 यूनिट्स ऑफ इनपुट, बताओ कंजम्पशन कितना चाहिए। टेल मी हाउ मच यूनिट्स वी नीड टू कंज्यूम। आपको बताना है कि हमारा कंजम्पशन कितना होगा। क्वेश्चन सुन लीजिए, हमें प्रोडक्शन करना है 20,000 यूनिट का, 2 यूनिट्स आर प्रोड्यूस विद 3 यूनिट्स ऑफ इनपुट। टेल मी व्हाट विल बी माय कंजम्पशन। जल्दी जल्दी बताना है बेटा फटाफट से, व्हाट विल बी माय कंजम्पशन इन दिस पर्टिकुलर केस। जल्दी जल्दी, वेरी गुड, फटाफट से आंसर चाहिए।
प्रोडक्शन 20,000 है, 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है विथ 3 यूनिट्स ऑफ इनपुट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो 20,000 इनटू में इनपुट आउटपुट रेशो, तो 3 इनपुट 2 आउटपुट, तो आंसर इज 30,000। आपका आंसर कितना आएगा? 30,000। ब्यूटीफुल यार। सो वंस यू गेट टू नो अबाउट how much unit is consumed on the basis of consumption after adjusting stocks of raw material, you can find out your purchases। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ये आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आएंगे जरा, हाउ टू ड्रॉ फ्लेक्सिबल बजट्स। फ्लेक्सिबल बजट में ना हमेशा याद रखना, आपको दिक्कत कहां पर आएगी बेटा? दिक्कत कहां पर आएगी सर? दिक्कत आएगी, मान लो आपको 2 लेवल्स गिवन है, मान लो 20,000 यूनिट और यहां पे 40,000 यूनिट्स। ठीक है जी, 2 लेवल्स गिवन है और आपकी जो कॉस्ट है ना वो सेम रेशो में राइज नहीं कर रही, सेम रेशो में राइज नहीं कर रही। मान लो यहां पर 40,000 से 60,000 हो रही है, 40,000 से कितना हो रही है? 60,000, जबकि आउटपुट आपका डबल हो रहा है लेकिन कॉस्ट डबल नहीं हो रही। तो ऐसी कॉस्ट को हमने एक नाम दिया था सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आपको यहां पर यह बताना था कि 1 लाख यूनिट्स के लिए हमारी कॉस्ट क्या होगी, 1 लाख यूनिट के लिए हमारी कॉस्ट क्या होगी। तो कौन मुझे बताएगा? इस स्टेप में हमने सबसे पहले निकाला था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरी गुड यार, जो आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया। आप यही मान के चलिए कि आपकी ये रिवीजन चल रही है, ठीक है ना। आप बिल्कुल अटेंटिवली मुझे आंसर कीजिए एंड ट्रस्ट मी, आपको जब आप पन्ने पलटेंगे ना तो आपको लगेगा कि सारा रिवाइज हो चुका है। तो सबसे पहले वीसी पर यूनिट का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट लेवल। ठीक है जी, चेंज इन कॉस्ट 20,000, चेंज इन आउटपुट 20,000, सो इट विल कम आउट विद 1 रुपया पर यूनिट। तो हमें पता चल गया कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1 रुपया पर यूनिट है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा क्या अब अगर आपसे पूछूं कि एफसी कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? टीसी माइनस वीसी, यही होता है ना। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल हटाओ तो क्या निकल आता है? एफसी। तो मेरे बच्चे किसी भी लेवल पे, लेट से 20,000 लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 40,000, और 20,000 लेवल पे हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 1 रुपए के हिसाब से वो आएगी 20,000। तो हमारा एफसी कितना आएगा? 20,000। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कई बच्चे बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि 40,000 यूनिट पे हमारी टोटल कॉस्टिंग क्या आएगी, कैसे निकलेगा? 40,000 इंटू 1 40,000 प्लस इसमें फिक्स कॉस्ट ऐड कर लीजिए 20,000, तो आपके पास, अच्छा 1 लाख पे निकालना है, सॉरी 1 लाख इंटू 1 लाख प्लस एफसी 20,000, क्या 1,20,000 हमारा आंसर? सबका आंसर आ चुका है। वेरी गुड, 1,20,000। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो दिस इज, जब भी फ्लेक्सिबल बजट ड्रॉ करना आएगा ना तो हमेशा आप किस में ट्रैप होने वाले हो बेटा? आप हमेशा सेमी वेरिएबल कॉस्ट में ट्रैप होने वाले हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो 20,000 यूनिट पे मेरी कॉस्ट है 1 लाख और 30,000 यूनिट पे मेरी कॉस्ट है 1.5 लाख, लेट्स से ये क्वेश्चन आ जाता है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 50,000 पे मेरा आंसर क्या होगा। तो आप क्या करो ना, जब भी 2 लेवल्स दिए होंगे ना तो आप अपनी एक आदत बना लो कि आप हमेशा वीसी पर यूनिट निकालेंगे ही निकालेंगे, है ना। वीसी पर यूनिट आप हमेशा निकालेंगे ही निकालेंगे। दैट इज चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, यानी कि यहां पर आ गया 5 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अब आप हमेशा एफसी निकालेंगे ही निकालेंगे, है ना। किसी भी एक लेवल पे 20,000 यूनिट पे टोटल कॉस्ट दी हुई है 1 लाख और 20,000 यूनिट पे हमारी वीसी भी दी हुई है 1 लाख, तो एक में से एक गया 0, तो इसका मतलब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं। तो क्या ये प्योर वेरिएबल हो गया? ये क्या बन गया? प्योर वेरिएबल। और एक बार ही पता चल जाए कि ये प्योर वेरिएबल है तो क्या 50,000 यूनिट्स की कॉस्ट इंटू 5 करके क्या सीधा सीधा 2.5 लाख रुपए आ जाएगी? वेरी गुड यार, ब्यूटीफुल। तो मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस हम कैरी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं बच्चे, कैश बजट कैसे बनाते थे। मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैश बजट जब भी हम बनाएंगे तो हम एक ही पॉइंट पे ट्रैप होते थे, अगर आपको याद हो तो, एंड दैट वाज कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। याद आ रहा है बेटा? कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, ये एक पॉइंट है जिसमें अक्सर आपको ट्रैप किया जाता था, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं और एक बार याद करेंगे कि हम वो कैसे निकालते थे। ठीक है ना। मान लो जनवरी में हमारी सेल्स थी 2 लाख, फरवरी में हमारी सेल्स थी 5, मार्च में हमारी सेल्स थी 6,
एंड वी आर प्रोजेक्टिंग अप्रैल के अंदर 10 और मई के अंदर वी आर प्रोजेक्टिंग 12 लाख, ठीक है। 20% ऑफ सेल्स इन कैश है, ठीक है जी, एंड 80% ऑफ सेल्स जो है वो इन क्रेडिट है, ठीक है जी, विच इज कलेक्टेड इन टू सक्सेसिव मंथ्स in a ratio of 6:2 या 3:1 कह लो, ठीक है जी। अब इसको ना हमें पढ़ना सीखना था और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ अप्रैल में टोटल कलेक्शन क्या आएगी। मेरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी माय कलेक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हाँ जी, कौन मुझे बताएगा? हाँ जी, कौन बताएगा? इसमें कैसे करते थे हम लोग, याद है आपको? लेट सेल्स बी 100, 20 रुपए कैश में, 80 रुपए उधार। जो 80 रुपए है वो हम कलेक्ट करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:1 यानी कि 60-20। तो हमारे पास एक रेशियो आया था 20-60-20। कुछ याद आ रहा है? अच्छा, आप में से कौन मुझे बताएगा, अगर मुझे जनवरी में मैंने कोई सेल करी है तो उसका कलेक्शन जनवरी, फरवरी और मार्च में इस प्रकार आया होगा। मैंने जो फरवरी में सेल करी है उसका कलेक्शन फरवरी, मार्च और अप्रैल में इस प्रकार आया होगा, और जो हमने अप्रैल में सेल करा होगा क्या वो अप्रैल, मई और जून, क्या इस प्रकार कलेक्शन आएगा? कुछ याद आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? जल्दी बता दो फटाफट से। जनवरी का पैसा 20% जनवरी में, 60% फेब में और 20% मार्च में आएगा। फरवरी का पैसा 20% फेब में, 60% मार्च में और 20% अप्रैल में आएगा। और अप्रैल का पैसा, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास जो पैसा आएगा वो किस तरीके से कलेक्ट होगा। हाँ जी, हमारे पास जो पैसा आएगा, इसमें मार्च छूट गया मेरे से ना, मार्च का पैसा मार्च, अप्रैल, मई, और फिर अप्रैल का पैसा अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है जी, कौन बताएगा इसको कैसे करेंगे हम? अप्रैल में हमारे पास 20% तो अप्रैल का आएगा, तो बेटा जी 20% हमारे पास अप्रैल का आएगा। वेरी गुड। इसके अलावा मार्च का 60% भी अप्रैल में आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा फेब का 20% भी अप्रैल में आएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकलेगा विच इज टू बी कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। क्या ये सबको क्लियर हो गया या नहीं? एक बार फटाफट से बोल दीजिए। यहां पर आएगा 2 लाख रुपीस। मार्च में हमने जितने की सेल करी है 6 लाख, 6 लाख का 60% 3,60,000, और फेब में हमने जितने की सेल करी है उसका 20% यानी कि 1 लाख। तो कुल मिलाकर 6,60,000 रुपए की टोटल कलेक्शन। वेरी गुड यार, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, शानदार। तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट योर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है कि कई बार ना वो आपको जब फंक्शनल बजट बनवाएगा ना, तो आपको याद होगा कि कई बार हम ऐसा क्वेश्चन आ जाता था जिसमें ना वो आपको ऐसे बोलता था कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इक्विवेलेंट टू नेक्स्ट मंथ परचेज है ना। तो आपको ना बस इस क्वेश्चन को ना घबराना नहीं है, बड़े ध्यान से समझना है। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या चाहिए? नेक्स्ट मंथ की परचेज चाहिए। क्या वो आपका इस पीरियड का क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। और इस पीरियड का ओपनिंग क्या होगा? जो पिछले मंथ की परचेज। समझ आ रही ना? तो आपको इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे ही देता हूं, लिखना जरा सारे, यहां लिखो जरा। ये अप्रैल है और ये मई है। ठीक है, ध्यान से समझना सबने। अप्रैल और मई का मैं आपको डाटा दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी जो परचेजेज है ना वो यहां पर 20 लाख की है और यहां पर 30 लाख की है। ठीक है ना, हमारी परचेजेज गिवन है 20 लाख और 30 लाख। आपको बस ये बताना है कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू परचेज ऑफ
नेक्स्ट मंथ, ठीक है जी, परचेज ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो आपको ये बताना है, या सॉरी प्रोडक्शन लिख लो यार, प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है जी, मतलब हम कितना माल खरीदेंगे जो हमें अगले साल प्रोड्यूस करना है। तो आपको ना ये बताना है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में हमें कितना माल चाहिए होगा। कौन बताएगा? देखो बहुत सिंपल है, इसको हम ना कनेक्ट करते थे। कैसे कनेक्ट करते थे? आपको याद होगा कि हमें क्लोजिंग और ओपनिंग चाहिए, तो अप्रैल का क्लोजिंग क्या मई का प्रोडक्शन आ जाएगा, राइट? और ओपनिंग कैसे निकालेंगे? अब समझना जरा ध्यान से, अप्रैल का ओपनिंग क्या मार्च का क्लोजिंग था, और मार्च का क्लोजिंग क्या अप्रैल की प्रोडक्शन थी? कुछ इस प्रकार। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे कि जब वो आपको क्लोजिंग स्टॉक का डाटा दे देगा, ओपनिंग की इंफॉर्मेशन छुपा लेगा, तो कई बार बच्चा क्या करता है, वो ये सोचता है कि शायद ओपनिंग का डाटा आपको दिया ही नहीं गया। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूं। जल्दी बोलो फटाफट से, एक बारी ओके कर दीजिए। क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने करी हुई हैं क्लास में? आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा, जहां पे आपको क्लोजिंग बेस्ड ऑन नेक्स्ट पीरियड दिया होता था और ओपनिंग के बारे में कुछ नहीं बताते थे। तो वहां पर हम कई बार बच्चा वहां पे गलती करता था कि शायद ओपनिंग 0 है, बट ऐसा नहीं है। फिर वहां पर ओपनिंग जो था, क्या वो पिछले पीरियड का क्लोजिंग था, तो वहां से हम डिराइव करके उसको लेकर आते थे। चलो वेरी गुड, आई एम श्योर वो आपको याद आ गया होगा। ठीक है, तो बस यही था हमारा बजटरी कंट्रोल में। अब इसके अलावा ना हमारे को थ्योरी में, इसके अंदर कई बार थ्योरी आ जाती है, व्हाट इज बजट मैनुअल, व्हाट इज मास्टर बजट, व्हाट इज फोरकास्ट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बजट, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, व्हाट इज बजट वेरिएंस, व्हाट इज की फैक्टर इन द बजटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल रेशोस। तो ये सारे थ्योरी में क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। हालांकि मैंने एक क्लास लिया था पीछे कंट्रोल रेशोस पर, वो क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट कंट्रोल रेशोस। ठीक है जी, वो क्लास जरूर देखनी है, मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? चलो अब इधर देखेंगे जरा ध्यान से। सबसे पहले वर्ड आ रहा है बेटा बजट। सबसे पहला शब्द क्या आ रहा है? बजट। व्हाट इज बजट? तो आपको मालूम है ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। हाँ जी, बजट क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है जो कि, हाँ जी, पिछले पीरियड का होता है या आने वाले समय का? सर आने वाले समय का, जिसे प्रिपेयर किया जाता है प्रायर टू डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। समझ रहे ना? मतलब उस पीरियड से पहले बनाया जाता है और अप्रूव कराया जाता है। एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट जिसे बनाया जाता है, जिसे अप्रूव कराया जाता है, हाँ जी, उस डिफाइंड पीरियड से पहले, टू बी परस्यूड ड्यूरिंग दैट पीरियड, ताकि हम उसको उस पीरियड में परस्यू कर सके फॉर अटेनिंग गिवन ऑब्जेक्टिव। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए क्या बजट बनाना है, ठीक है ना? और बजट बनाया जाता है पहले ताकि हम उस पीरियड में उसको परस्यू कर सके। क्या सबको क्लियर है या नहीं? तो व्हाट इज बजट? इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। मेरे पीछे पीछे बोलना है सबने, सर मेरे पीछे पीछे बोलना है सबने, बिकॉज आपको मैं ये लर्न करवाना चाहता हूं ताकि कल अगर पेपर में इसमें से कोई भी लाइन आए तो आप आराम से आंसर कर सको। व्हाट इज बजट? इट इज क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट जिसे बनाया जाता है, प्रिपेयर कराया जाता है, अप्रूव कराया जाता है प्रायर टू अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, टू बी परस्यूड ऑन दैट पर्टिकुलर पीरियड, कीपिंग इन माइंड फॉर अटेनिंग गिवन ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड। अब कई बार ना एक आ जाता है फोरकास्ट और बजट में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा ना हिंदी में सिंपल भाषा में समझा देता हूं। देखिए फोरकास्ट वर्ड जो है और ये जो शब्द है बजट, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि फोरकास्ट जो होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है। बजट जो होता है ना वो डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स होता है। ऐसा मुझे ऐसा करना है, मेरा ये प्लान है। मेरी बात समझ आ रही है? तो फोरकास्ट को ध्यान में रखते हुए क्या हम बजट बनाते हैं।
यस सर, फोरकास्ट को करते हो, यानी कि पहले हम फोरकास्टिंग करते हैं, उसके बेसिस पर बजट ड्रॉ करते हैं। प्लीज समझिएगा मेरी बात को, मैंने क्या बोला, पहले हम फोरकास्टिंग करते हैं, उसके बेसिस पर क्या बजट ड्रॉ किए जाते हैं। एंड द मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है कि फोरकास्टिंग करते समय कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मेरे ख्याल से, बजट बनाते समय मेरे ख्याल नहीं होता, इसमें क्या बोलते हैं, डेफिनेट टारगेट, भैया मुझे ऐसा करना है, दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? वेरी गुड, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, ग्रेट 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 ग्रेट। अब आया था बजटिंग। देखिए, जब भी किसी के साथ आईएनजी लग जाए तो इट बिकम्स अ प्रोसेस। तो बजटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहां पर आपको क्या सिखाया जाता है, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग बजट्स। मतलब बजट्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं, बजट कैसे इंप्लीमेंट कराए जाते हैं एंड उन्हें कैसे ऑपरेट करवाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो बजटिंग क्या है, एक कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है जी, जहां पर बजट की डिजाइन करना सीखते हैं, इंप्लीमेंट करना सीखते हैं और उसे ऑपरेट करना सीखते हैं। वेरी गुड। अब आ जाता है शब्द बजटरी कंट्रोल। देखिए, आपने ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी ये शब्द बहुत बार सुना है, कंट्रोल। तो यहां पे कंट्रोल से मेरा क्या मतलब होता है, पहले बजट बनाओ, फिर उसको कंपेयर करो विद द एक्चुअल बजट और उसके बाद चेक करो कि उसमें क्या वेरिएंस है और बाद में क्या उसको करेक्ट करो। बिल्कुल सर, रिवाइज करो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। बताओ पहला क्या है, यू नीड टू, सबसे पहले तो ड्रॉ करना है बजट को, ठीक है ना, एस्टैब्लिश करना है, फिर उस बजट को कंपेयर करना है विद द एक्चुअल और चेक करना है कि उसमें कितना वेरिएंस आया, एंड देन अगर जरूरत पड़ी तो वी शुड रिवाइज द बजट्स, वी शुड रिवाइज द बजट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 3 स्टेप्स सारे मेरे साथ साथ बोलेंगे। पहला स्टेप क्या है, एस्टैब्लिश करो, फिर उसके बाद कंपेयर करो और आखिरी में क्या उस बजट को रिवाइज करना है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई एम श्योर द वर्ड बजट क्लियर, फोरकास्ट वर्सेस बजट, बजटिंग क्लियर, बजटरी कंट्रोल क्लियर। अब ना कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मुझे बजटरी कंट्रोल पूरा करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। लेट्स से अगर मुझे पूरा का पूरा बजटरी कंट्रोल प्रोसेस फॉलो करना है जहां पर पहले बजट्स को एस्टैब्लिश किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजट को एस्टैब्लिश भी करने के लिए क्या आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। तो याद रखना, सबसे पहले बजटरी कंट्रोल कहता है भैया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट भी तभी हो पाएगा जब आप एक डेफिनेट प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मतलब देखिए, बजटिंग पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपके पास कोई प्लान ना हो, आपके पास कोई गोल्स ना हो, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव्स ना हो, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमें एक बजट मैनुअल, बजट मैनुअल क्या होता है मालूम है? ये ना एक स्टेटमेंट है जिसमें ना आप क्या करते हो, सारी चीजें रिकॉर्ड करते हो कि इस काम को करने के लिए कैसे 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 काम करना पड़ेगा, कौन कौन पर्सन इसमें इन्वॉल्व होगा, किस व्यक्ति की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये सारी चीजें क्या हमें बजट मैनुअल में लानी पड़ती है। इन सारी चीजों को हमें किस में लिखना पड़ता है? बजट मैनुअल में। क्या सबको क्लियर है या नहीं? वेरी गुड। तो बजट मैनुअल क्या होता है? एक बुकलेट है जो स्पेसिफाई करेगी ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है ना। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सेट आउट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्संस हु आर एंगेज्ड इन रूटीन ऑफ द फॉर्म्स एंड रिक्वायर्ड फॉर बजटरी कंट्रोल। क्या सबको क्लियर है या नहीं? तो सबसे पहले आपके पास एक डेफिनेट प्लान होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर मैनुअल होना चाहिए जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जिसमें आपको यह फिक्स करना पड़ेगा कि कौन कौन सा व्यक्ति किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बजट। सो इसमें क्या होता है, पानी, हाँ जी, इसमें क्या होता है कि पहले ना आपको ना एक बजट कंट्रोलर अपॉइंट करना पड़ता है, फिर एक बजट कमिटी बनानी पड़ती है, ठीक है जी, और लास्ट में आपको एक बजट पीरियड फिक्स करना पड़ता है। तो यू नीड टू डेलीगेट दिस सम टू समवन जो कि एक्चुअल में ये काम करना जानता है, उसको बोलते हैं बजट कंट्रोलर। फिर एक कमिटी बनानी पड़ती है जिसको बोलते हैं बजट कमिटी, और फिर हमें एक फिक्सेशन करना पड़ता है कि हमें किस पीरियड के लिए ये बजट को ड्रॉ करना है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? वेरी गुड। तो आई एम श्योर ये टर्म्स मैं जान के एक कहानी के तौर पे सुना रहा हूं ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है ना। अब आ जाता है बजट का प्रोसीजर क्या है।
देखिए सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई द की फैक्टर। इसको लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, गवर्निंग फैक्टर भी बोलते हैं। मतलब आपको पहले तो यह पता लगाना है कि भाई एक बात बताओ, जब आप कोई बजट बनाते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बजट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, ठीक है ना, ताकि आपको उसी के अराउंड क्या वो बजटिंग करनी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? अगर आपको लगता है कि यार रॉ मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर, या सेल्स लिमिटिंग फैक्टर है, या डिमांड लिमिटिंग फैक्टर है, तो क्या हमारा बजट बनाते समय क्या उस लिमिटिंग फैक्टर पे, उस की फैक्टर पे, उस गवर्निंग फैक्टर पे कंप्लीट हमें फोकस रखना पड़ेगा। यस सर। फिर फोरकास्ट करो, फिर ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करो, और उसके बाद बजट बनाओ। तो बजट डायरेक्ट कभी नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है गवर्निंग फैक्टर्स क्या है उस बजट के, फोरकास्टिंग करनी है। जब आप फोरकास्टिंग करोगे तो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस आएंगे, फिर उनमें से जो बेस्ट होगा उसको यूज करके क्या आपको बजट को ड्रॉ करना है, प्रिपेयर करना है। क्या सबको क्लियर हो गया जी? वेरी वेल डन यार, वेरी वेल डन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब टाइप्स ऑफ बजट देखिए, टाइप्स ऑफ बजट में क्या होता है, या तो हम ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज या स्कोप। कवरेज स्कोप का मतलब होता है अगर आप सारे बजट एक साथ बनाना चाहते हो उसको बोलते हैं मास्टर बजट। क्या बोलते हैं? मास्टर बजट। और अगर आप अलग अलग बना के रखना चाहते हो तो उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल बजट। फिर आ जाता है कैपेसिटी और एफिशिएंसी। अगर आप 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो तो यू विल ड्रॉ फिक्स्ड बजट, लेकिन अगर आप 100 से कम परसेंटेज कैपेसिटी पे काम कर रहे हो तो यू विल ड्रॉ फ्लेक्सिबल बजट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, या तो लॉन्ग रेंज बजट या शॉर्ट रेंज बजट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बजट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो इट कैन बी फंक्शनल, इट कैन बी मास्टर बजट, इट कैन बी फ्लेक्सिबल, इट कैन बी फिक्स्ड बजट, इट कैन बी लॉन्ग रेंज, इट कैन बी शॉर्ट रेंज बजट। क्या सबको क्लियर हो गया? यस और नो? नहीं 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 नहीं, रिद्धि कैसी बातें कर रही है? जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो क्या हमें नहीं मालूम कि की फैक्टर क्या होता है? आप समझो ना, हर इंडस्ट्री में क्या की फैक्टर अलग हो सकता है। वो तो जस्ट एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, यू नो नीड टू लर्न दैट। ठीक है, अब एक ना मास्टर बजट क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए मास्टर बजट को ना समरी बजट भी कहते हैं। मास्टर बजट को क्या कहते हैं? समरी बजट भी बोलते हैं। बोलो मेरे साथ साथ, समरी बजट। समरी बजट का मतलब होता है जो सारे बजट को अपने में इनकॉर्पोरेट करता है। आपने कभी सुना होगा ना मास्टर की? तो मास्टर की क्या होती है? जो सारे दरवाजे खोल दे, सारे दरवाजों की एक चाबी, मास्टर की बोलते हैं उसको। ऐसी मास्टर बजट क्या है? जो सारे बजट्स को अपने में इनकॉर्पोरेट कर लेता है। ये सेट आउट करता है प्लान्स ऑफ ऑपरेशन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट इन डिटेल फॉर बजट पीरियड। द बजट में टेक P&L, बैलेंस शीट एंड बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द बजट पीरियड। ठीक है ना? तो मास्टर बजट क्या है? जिसमें सारे के सारे बजट क्या हो जाते हैं? इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। क्या सबको क्लियर है या नहीं? ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। सो दीज आर द कंट्रोल रेशियोज। ये कंट्रोल रेशियोज मैं पढ़ूंगा नहीं बिकॉज मैंने तो डिराइव कराई है आपको, ठीक है ना। तो आप प्लीज सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। इसकी डेरिवेशन मैंने सारे फॉर्मूलाज की डेरिवेशन की हुई है। अच्छा, इसमें ना एक कैलेंडर रेशियो भी होता है। कैलेंडर रेशियो क्या होता है? मान लो एक काम को करने के लिए मैंने आपको दिए थे 5 दिन, ठीक है ना। मैंने आपको कितने दिन दिए थे? 5 दिन। एंड यू डिड दैट वर्क इन 4 days। आपने वो काम कितने दिनों में करा? 4 दिन में करा। मैं रिपीट करूंगा। तो ये हमारा बजटेड है, ये आपने एक्चुअल लिया। तो बस याद रखना कैलेंडर रेशियो में हम एक्चुअल वर्किंग डेज डिवाइड बाय क्या करते हैं? वर्किंग डेज ऑन द बेसिस ऑफ बजट। एक्चुअली में आप उस अगर क्लास को देखोगे ना तो मैंने 3 कराए थे। ये तीनों की डेरिवेशन दी है मैंने, एक्टिविटी, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। कैलेंडर रेशियो उस दिन मिस हो गया था। बस याद रखो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय वर्किंग डेज ऑन द बेसिस ऑफ बजट। ठीक है जी। सो एक बार ही बता दीजिए क्या यहां तक क्लियर है? बस 2 पॉइंट और रह गए, उसके बाद वी आर आउट फ्रॉम दिस चैप्टर। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? कौन बताएगा? सर जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है एक ऐसी बजट जो कि स्क्रैच से ड्रॉ किया जाता है, मतलब जिसके अंदर हम पीछे से पास्ट से कुछ भी नहीं उठाते।
हर चीज का कॉज इफेक्ट आपको पता होता है। जीरो बेस बजटिंग यानी कि फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम स्क्रैच, क्लियर है। और बजट वेरिएंस क्या होता है बेटा? बजट वेरिएंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल, जो भी हमारा होता है उसका जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं। सो आई एम वेरी श्योर द थ्योरी पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। कैन आई लॉक दिस? एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए। कम ऑन यार, क्या सबको समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से। सर बजटरी कंट्रोल आपका मैंने खत्म करा दिया, अब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? आधा घंटा लगा, आप जैसे मैं खत्म कर दूंगा ना तो आप देखिएगा कि आपको हर चीज करने में, ठीक है ना, जैसे ही मैं कराऊंगा ना, जो जो चैप्टर मैं करा दूंगा आप प्लीज उसको एक बार जाके फटाफट से चेक करना, आपको लगेगा कि अब हम आराम से कर लेंगे, ठीक है ना? चलो अब आ जाते हैं जरा। वेरी गुड वेरी गुड। अब ना फटाफट से एक दो छोटे छोटे चैप्टर्स जल्दी से करा देता हूं मैं। लिखो जरा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक है ना? मैं ऐसे ही करा देता हूं आपको। कौन मुझे बताएगा, जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ते थे, जब आप क्या पढ़ते थे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ते थे, तो आप लोगों ने याद करो, क्या सबसे पहला जो आपने पढ़ा था दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कौन बताएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और मैं हमेशा क्या बोलता था कि एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअली में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। इसीलिए क्या इन एवरेज प्रॉफिट्स में क्या आप कुछ एडजस्टमेंट्स करते थे? कुछ याद आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते थे? कुछ एडजस्टमेंट्स करते थे और उसको हम बोलते थे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। क्लियर है? अब वो एडजस्टमेंट्स कैसे करते थे? तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे जरा। एडजस्टमेंट कैसे करते थे? मान लो कि सन 2017-18 में हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 20 लाख रुपए, ठीक है जी, और 17-18 में हमने एक कैपिटल रिपेयर्स करा था जिसे गलती से हमने P&L में चार्ज करा था। तो आप में से किसी को याद है? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ जी, कौन बताएगा? कम ऑन एवरीबॉडी। नेट प्रॉफिट 20 लाख था 17-18 का, हमने एक कैपिटल रिपेयर्स करा था बट गलती से हमने उसको P&L में चार्ज करा था। तो कौन बताएगा जितने भी कैपिटल रिपेयर्स आपने गलती से माइनस करे थे क्या वो ऐड बैक हो जाएंगे? बिल्कुल सर। मान लो वो कैपिटल रिपेयर की वैल्यू थी 2 लाख रुपए, अब इसमें से माइनस क्या कर देना? डेप्रिसिएशन। इसमें से क्या माइनस कर देना? डेप्रिसिएशन। तो आपको याद होगा कि डेप्रिसिएशन का जब आप इंपैक्ट लेते थे तो आपको देखना होता था कि ये आपने कैपिटल रिपेयर कौन सी तारीख को करा है। अगर मान लो आपने कैपिटल रिपेयर साल के शुरू में करा है तो क्या पूरे साल का डेप यहां पर भी माइनस, और अगले सभी ईयर्स में क्या उसका डेप इफेक्ट आता था? तो अक्सर ये WDV लिखा होता था, तो हमें वो चेक करना होता था। मान लो 10% है तो 2 लाख का 10% 20,000, फिर अगली बार 180 का 10% 18,000, फिर 162 का 10% 16,200। तो इस तरह से आप लोग क्या करते थे? सक्सेसिव ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। मेरे ख्याल से सबको याद आ गया होगा। अच्छा एक चीज और बता दो कि ये जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, ये जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे या कैपिटल रिपेयर्स लगाते थे, इसके लिए डेट बहुत रेलेवेंट होती थी, याद रखना। अगर मान लो कैपिटल रिपेयर बीच में किया गया है तो पहले साल आधे साल की डेप लगेगी और बाद में पूरे पूरे साल की। कई बार ऐसा भी होता था कि कैपिटल रिपेयर 9 महीने के बाद हुआ था तो पहले साल डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स की, बाद में हर साल की। तो मेरे ख्याल से सबको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया था। अब आप में से कौन बताएगा, कई बार ऐसा लिखा होता था कि 17-18 का प्रॉफिट ओवर वैल्यूड है। 17-18 का जो प्रॉफिट था, या आप कह सकते हो 17-18 में प्रॉफिट दिया हुआ था 20 लाख, और अगर मैं कहूं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 17-18 वाज ओवर वैल्यूड बाय 10,000, इसका क्या मतलब था? किसी को याद है? हु विल टेल मी इन केस अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है? सबने बोलना है बेटा, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो क्या उसका मतलब यह था कि आपका प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड था? तो अभी हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा फिर हम ना इसमें एक एडजस्टमेंट करते थे कि अगर 17-18 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो क्या 18-19 का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा, यस और नो? और अगर ओपनिंग स्टॉक अगले साल का ओवर वैल्यूड होगा तो प्रॉफिट कम हो चुका होगा तो क्या वो यहां पर एड बैक हो जाता था? यस और नो में जवाब देना है। यस प्लीज। ग्रेट 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 ग्रेट, मेरे ख्याल से सबको ये याद आ चुका है। तो ये कुछ इस तरह की हमने एडजस्टमेंट्स करी थी एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज एडजस्टमेंट्स हमारे पास आता था एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर हम निकालते थे उसका एवरेज। सर एवरेज निकालने के दो फॉर्मूले थे, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज, सबको याद है? और एक बारी सिंपल एवरेज अगर लगाना हो तो सभी ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, और अगर वेटेड निकालना हो तो क्या हमें वेट्स गिवन होते थे और डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। वेरी गुड। वंस आई गेट एवरेज प्रॉफिट ईदर बाय यूजिंग सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, क्या उसको मल्टीप्लाई करते थे किसके साथ? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ, टू गेट योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या सबको याद आ गया या नहीं? जल्दी बोल दो। फिर इसके बाद आपने एक पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड, याद आ रहा है कुछ? सुपर प्रॉफिट मेथड, हु विल टेल मी सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता था? कि हम लोग सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे विद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कुछ याद आ रहा है? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे किसके साथ? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है तो कौन बताएगा? मान लो मेरा एवरेज प्रॉफिट माइनस जो भी मेरा एनआरआर होगा इनटू में कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ याद आ रहा है या नहीं? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस एनआरआर इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। Yes, please. I hope everybody can recall these things because we have already covered all these things, मतलब बहुत डिटेल में। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट मान लो क्वेश्चन में गिवन है, एनआरआर गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। अच्छा एक चीज कोई याद करके बताएगा कि गुडविल के चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय, याद रखना, गुडविल के चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय कौन सी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता था? किसी को याद है? कौन सी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय फॉर द चैप्टर ऑफ गुडविल? कौन बताएगा? वेरी गुड, नॉन ट्रेडिंग नहीं लेते थे। और अगर बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है तो वो भी नहीं लेते थे, याद रखना। ठीक है ना? गुडविल भी नहीं लेते थे और साथ में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं लेते थे। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। अच्छा कौन बताएगा? इसके बाद आपने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन मेथड। किसी को याद है कैपिटलाइजेशन मेथड क्या था? कैपिटलाइजेशन मेथड क्या था? जल्दी बता दो फटाफट से, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या था? सर बहुत सिंपल था, किसी को याद होगा? बोल दो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। जितना भी आपका जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट था डिवाइड बाय एनआरआर माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, ये हमारा था कैपिटलाइजेशन मेथड। वेरी गुड। अच्छा एक कौन मुझे याद करके बताएगा, एक याद करके बताना जरा, एक ना हमने एन्युइटी मेथड भी पढ़ा था, याद है? बस एन्युइटी मेथड ये कहता था कि हमें मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ना करके क्या हमें उसका पीवीएएफ फैक्टर लेना चाहिए था। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मान लो हमारा एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 5 है एंड डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 10%। आपको निकालना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युइटी मेथड। बूझो तो जाने। हाँ जी, एन्युइटी मेथड के बेसिस पर बताओ गुडविल की वैल्यू क्या होगी? कौन बताएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युइटी मेथड। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है 5, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 10%। सर वेरी सिंपल, इनटू में हमें करना था एन्युइटी फैक्टर, और एन्युइटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? PVAF N5 रेट 10%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 3.71, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके यू विल गेट योर आंसर। लॉक कर दे इसको। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। तो हमारा लो जी गुडविल भी खत्म हो गया हमारा। इसके बाद चलते, अच्छा गुडविल में ना कौन बताएगा? इफ एनी इंटैंजिबल एसेट, सुन लीजिएगा, इफ एनी इंटैंजिबल एसेट इज बीइंग जनरेटेड ड्यूरिंग रिसर्च फेज,
विल यू रिकॉग्नाइज दैट एक्सपेंस एज एसेट, या उसको एक्सपेंस ही माना जाएगा? और एक होता था इनटैंजिबल एसेट जो कि आ रहा है इन द डेवलपमेंट फेज, तो कौन सा लेना होता है, कौन सा नहीं लेना होता? हां, अगर रिसर्च फेज में है तो नहीं लेना, उसको खर्चों की तरह ट्रीट करके राइट ऑफ कर देना, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हम। और अगर वो डेवलपमेंट फेज में है तो क्या उसको रिकॉग्नाइज करना है? आंसर इज यस। लिपिका, मैंने कहा था कि कोई भी इनटैंजिबल एसेट अगर जनरेट होता है ड्यूरिंग रिसर्च फेज या ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज, तो रिसर्च फेज में आपको छोड़ना होता है, उसको हम खर्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उसको एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करते। बट अगर वो डेवलपमेंट फेज में आ रहा है जहां पे हमें पॉसिबिलिटी है कि इसको हम फ्यूचर में एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, शानदार। बेटा ऐसे निकालते थे ना, 1.10 डिवाइड इक्वल 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 इक्वल, लास्ट में ग्रॉस टोटल का बटन, 1.10 डिवाइड का बटन इक्वल 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 इक्वल। 5 बार क्यों दबाया? क्योंकि PVAFN5 है, ठीक है ना। और लास्ट में हमें क्या प्रेस करना था? GT, दैट इज ग्रॉस टोटल। सबको क्लियर हो गया या नहीं? चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। अब लिखो जरा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स याद करेंगे, या तो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स, इसको हम क्या बोलते थे? इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ठीक है जी। और एक होता था या तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अर्निंग कैपेसिटी, जिसको हम यील्ड बोलते थे, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ बोथ, जिसको हम फेयर वैल्यू बोलते थे। याद है आपको? अगर आप अर्निंग कैपेसिटी ले रहे हो तो एक होता था अर्निंग यील्ड, जिसका फॉर्मूला था EPS अपॉन NRR। अगर आप डिविडेंड यील्ड निकाल रहे हो, और हमने इसमें भी पढ़ा था कि अर्निंग यील्ड कब लगता है और डिविडेंड यील्ड कब लगता है, किसी को याद है? अगर आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो तो अर्निंग यील्ड, और अगर आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो तो डिविडेंड यील्ड। DPS का मतलब डिविडेंड पर शेयर। वेरी गुड। अच्छा, इंट्रिंसिक वाले में कौन बताएगा फॉर्मूला क्या था? जितने भी एसेट्स हैं माइनस ऑल लाइबिलिटीज। याद रखना, एसेट्स का मतलब रीवैल्यूड फिगर्स, हाँ जी। और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते, याद रखना, एसेट के अंदर फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते, ये ध्यान रखना। माइनस करेंगे लाइबिलिटीज, माइनस क्या करेंगे? लाइबिलिटीज। और याद रखना यहां पर लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटी भी आएगा, डेट भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा। बच्चा कहता है क्यों? द रीजन बीइंग इज, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, क्या ये वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स आप पढ़ रहे हो? तो इसीलिए प्रेफरेंस अगर गिवन है तो वो भी माइनस, डिवाइड बाय क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। क्या सबको क्लियर है या नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। सौरभ कह रहे हैं सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? सौरभ शाबाश, कल पेपर है तेरा। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ही यही होता है, द वैल्यू जो कि हमारे एसेट्स के बेस पर है। इसको नेट एसेट मेथड भी बोलते हैं, इसको भी ऑल्सो कॉल इट एज नेट एसेट मेथड, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, अगर रिवैल्यूएशन दिया होगा तो रिवैल्यूड फिगर ही लेनी है, याद रखना। और फेयर वैल्यू क्या होता है याद है आपको? हम इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस अर्निंग यील्ड दोनों वैल्यू को कंसिडरेशन में लेते हुए डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है जी। डिवाइड बाय क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। और एक और आपने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, कि EPS इंटू प्राइस अर्निंग रेशो करो तो ये भी मार्केट प्राइस आ जाता है, ये भी मार्केट प्राइस आ जाता है। यानी कि शेयर की वैल्यू इन दोनों को प्रोडक्ट करके भी निकल जाती है, EPS मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अर्निंग रेशो। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये फॉर्मूलाज पढ़े थे इन द चैप्टर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो बेटा। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। बस इसमें ना एक बात याद रखना कि जब भी हम एसेट्स फॉर इक्विटी निकालते हैं ना, तो इसमें ना 2 अप्रोच होती है बेटा। एक होती है एसेट अप्रोच और एक होती है लाइबिलिटी अप्रोच। याद रखना मेरी बात। एसेट अप्रोच क्या कहता है
सभी एसेट्स में से माइनस कर दो ऑल लाइबिलिटीज, है ना। और मान लो कई बार ना ये इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया हुआ, तो वहां पर आपको क्या करना है, लिख लो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ये भी एसेट्स फॉर इक्विटी आएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। याद रखना कई बार ना आपको लाइबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, एसेट साइड का डाटा नहीं दिया होता, तो घबराना नहीं कि वहां पर नेट एसेट वैल्यू कैसे निकलेगी, सर ऐसे निकल जाएगी। हाँ नितिन, वो ये था बेटा, वो नोशनल कॉल वाला ये था कि अगर तेरी बैलेंस शीट में एक से ज्यादा काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, हो सकता है उनका पेड अप वैल्यू अलग हो सकता है उनका कॉल्ड अप वैल्यू अलग हो, याद है। तो अगर उनका पेड अप वैल्यू अलग था तो पहले हम निकालते थे नेट एसेट पर रुपी पेड अप, पर रुपी पेड अप, फिर उनको उनकी रिस्पेक्टिव पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करके क्या हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर आ जाता था। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, इधर देखो। मान लो हमारे पास इक्विटी शेयर है 10 रुपए ईच, 10 लाख, और हमारे पास इक्विटी शेयर है 5 रुपए ईच, मान लो ये भी 10 लाख, ऐसे दिया हुआ। तो अभी हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर यहां पर 1 लाख है और यहां पे नंबर ऑफ शेयर अगर 5 रुपए ईच अगर आप निकालते हो तो ये 2 लाख है ना। अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास नेट एसेट्स, या सीधा आप लिख दीजिए एसेट माइनस लाइबिलिटीज, हमारे पास जो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर आ रहे हैं ना, मान लो वो आ रहे हैं 50 लाख। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर फेस वैल्यू दोनों की अलग है, या आप कह सकते हैं पेड अप वैल्यू अलग है। तो सर फिर कैसे करते थे, याद करो सर, हम यहां पे निकालते थे नेट एसेट पर रुपी पेड अप। तो उसके लिए क्या करना था सर, 50 लाख डिवाइड बाय टोटल पेड अप वैल्यू, आ जाएगा 2.5 रुपए। तो इसका मतलब क्या होता था कि अगर किसी बंदे ने कंपनी को अगर 1 रुपया दिया है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 2.5 रुपए। अगर आपने 1 रुपया दिया है तो आपकी वैल्यू कितनी है, 2.5 रुपए। तो जिसने 10 रुपए दिए हैं, क्या 10 इंटू 2.5 क्या 25 रुपए। जिसने 5 रुपए दिए हैं, 5 इंटू 2.5 क्या 12.5 रुपए। आई होप क्लियर टू एवरीवन। जल्दी बोलेंगे फटाफट से, क्या सबको क्लियर हो गया, यस और नो? बोल दो मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं बच्चे, वैल्यू ऑफ शेयर यूजिंग नेट एसेट मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। क्या सबको क्लियर? चलो, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। तो ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वी हैव डन। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। लिखो जरा सारे, हाँ जी। अब लिखो बच्चे नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का नाम लिखो, मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। याद आ रहा है तो फिर तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज द इंटेंट ही यही है कि आपको सारी बातें जो है वो याद कराई जाए। ठीक है ना। देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है बच्चे, एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉस्टिंग टेक्निक, सर जितनी भी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जितनी भी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, अगर आपको याद हो तो इनको हम क्या बोलते थे, प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है जी। और जितनी भी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उनको हम बोलते थे पीरियड कॉस्ट। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर मैं यहां पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करूं तो सर ये दोनों ही याद रखना क्या होती हैं, पीरियड कॉस्ट ना, सॉरी, दोनों ही क्या होती हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है दोनों ही प्रोडक्ट कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि वेरिएबल वाली प्रोडक्ट कॉस्ट है और फिक्स्ड वाली क्या है, पीरियड कॉस्ट है। सबको याद आ रहा है? वेरी गुड। अब कौन मुझे बताएगा, ये बेसिकली हमें ना डिसीजन मेकिंग सिखाता है।
मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हमें सिखाता है हाउ टू टेक डिसीजन, हमें बताता है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का हमें क्या सिखाता है? एनालिसिस। तो आपको ना सबसे पहले मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, अगर आपने कर लिया तो ट्रस्ट मी उसी में ही सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाओ ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस, या छोड़ो पहले मुझे बताओ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नेट सेल्स। अगर मैं बोलूं व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, तो आप सबको मालूम है कि अ पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, और यू कैन से द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अगर इसको रुपीस में निकालना हो तो डिवाइड किससे करेंगे? पीवीआर से। किससे डिवाइड करेंगे? पीवीआर से डिवाइड करेंगे। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे इसको यूनिट्स में निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, तो इसको डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। आवाज मारो, किससे डिवाइड करते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। वेरी वेल डन सर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि टेल मी व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो हम क्या बोलते थे? जितना भी एक्चुअल सेल्स ओवर एंड अबव द ब्रेक इवन पॉइंट होगा, क्या उसको एमओएस बोलते हैं? बिल्कुल। और एमओएस का एक फॉर्मूला और होता था, अगर आपको याद हो तो, प्रॉफिट्स डिवाइड बाय पीवीआर। प्रॉफिट्स डिवाइड बाय पीवीआर। एक फॉर्मूला और होता था, 1 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 1 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ब्रेक इवन 60% है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% होगा, ऐसा याद रखना है आपने, ठीक है जी। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, बताओ हमें कितना माल बेचना पड़ेगा टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, तो उसमें हम क्या करते थे? एफ सी प्लस डीपी अपॉन में पीवीआर। मेरे पीछे पीछे बोलना है, एफ सी प्लस डीपी अपॉन में पीवीआर। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अच्छा, कौन मुझे बता सकता है, कौन मुझे बताएगा, कौन मुझे बताएगा, कौन मुझे बताएगा कि पीवीआर को निकालने का एक फॉर्मूला और था? किसी को याद है? चेंज इन प्रॉफिट्स अपॉन चेंज इन सेल्स। सर ये फॉर्मूला हम कब लगाते थे? जब हमें दो अलग अलग पीरियड्स का सिर्फ हमें सेल और प्रॉफिट का डाटा गिवन होता था, तो वहां से हम पहले पीवीआर, फिर वहां से एफसी, फिर वहां से इस तरह से पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे। सबको याद आ रहा होगा? जल्दी बता दो, क्या सबको याद आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं बोलोगे? एटीट्यूड पूरा है बेटा तुम्हारा, नहीं एटीट्यूड पूरा है। चलो जी, तो मेरे ख्याल से ये सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे, ठीक है। और ये सारे फॉर्मूलेज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए भी हैं ताकि आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाओ, ठीक है जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जरा, और आपने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था तो वो भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद सीधा ही क्वेश्चन पिक करेंगे, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं कि एफसी बढ़ जाए तो ये मेरे लिए अनफेवरेबल है, तो ऐसे में क्या ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या हमसे दूर चला जाएगा? आंसर इज यस। याद रखना, अगर आप चाहते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट आपके नजदीक आए, उसको आप इंप्रूव करना चाहते हो, तो या तो इसके अंदर एफसी घटाओ, एफसी घटाओ, या फिर आप क्या करो, कोशिश करो कि आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओ, सेलिंग प्राइस बढ़ाओ, या फिर वीसी गिराओ। इन शॉर्ट, दीज आर द थिंग्स बाय विच यू कैन इंप्रूव योर ब्रेक इवन पॉइंट। इससे आप अपना इंप्रूव कर सकते हो, किसको? ब्रेक इवन पॉइंट को। वेरी गुड। चलो अब चलते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जरा। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से करेंगे। सेल्स 20 लाख, पीवीआर 40%, एफसी दिया हुआ है 4 लाख रुपए, ठीक है जी। एफसी दिया हुआ है 4 लाख रुपए, ठीक है। आपको क्या निकालना है? सबसे नंबर 1 पे आप मुझे निकाल के देंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस, फिर आप मुझे निकाल के देंगे एमओएस, फिर आप मुझे बताएंगे सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपए। अगर मैं 10 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो आप मुझे बताएंगे कि मैं कितने रुपए की सेल्स करूं। फिर तीसरे नंबर पे आ रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस गिर जाए बाय 10%, अगर सेलिंग प्राइस 10% से गिर जाए तो मेरा नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ठीक है जी। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट आपने बताना है,
अगर हमारी वीसी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाए बाय 10%, तो नया ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। अगर आप ये आंसर दे पाते हैं तो ट्रस्ट मी, आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी 5 क्वेश्चन है, करके दिखाएंगे। सेल दिया है, पीवीआर दिया है, एफसी दिया है, ब्रेक इवन निकालो, एमओएस निकालो, सेल्स टू अर्न डीपी ऑफ 10 लाख। चलो जल्दी जल्दी से। खुशी कह रही है कि सर ये क्लास कब तक चलेगी? बेटा जी, किसी के लिए भी ये क्लास में बैठना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। जिन लोगों को लगता है कि हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, उनको मैं ये कहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, है ना। तो ये क्लास बेसिकली जब मैं लेकर आया हूं तो मेरा इंटेंट बहुत क्लियर था कि मैं जितना हेल्प कर सकता हूं आई विल ट्राई माय बेस्ट। बट अगर किसी को लगता है कि वो खुद पढ़ के कर सकता है, तो मैं सच बता रहा हूं, कोई टॉन्ट नहीं मार रहा, दिल से कह रहा हूं कि आप सेल्फ स्टडी कर लो। आप इस क्लास को बाद में 2x पे भी देख सकते हो, ठीक है ना। और जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं हमारा रिवीजन अच्छा हो रहा है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ रहिए, सो दैट हम इसको अंदर फटाफट से कंप्लीट कर सके। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, एफसी अपॉन पीवीआर, 4 लाख डिवाइड बाय 0.4, आंसर इज 10 लाख। एमओएस की बात करेंगे तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है जी। तो एक्चुअल सेल्स जो आएगा दैट इज 20 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल 10 लाख, एमओएस 10 लाख। अगर मेरा सेल टू अर्न डीपी ऑफ 10 लाख, याद करेंगे सेल्स टू अर्न डीपी ऑफ 10 लाख रुपीस के लिए क्या एफसी प्लस डीपी अपॉन पीवीआर करना होता है। एफसी दिया हुआ है 4 लाख, डीपी है 10 लाख, डिवाइड बाय 0.4, तो इसको इंटू 2.5 कर देंगे। 14 इंटू 2.5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 35 लाख रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। सेलिंग प्राइस अगर 10% से गिर जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस क्या होगा? तो आइए इसको जरा एक बारी चार्ट से देख लेते हैं। हमें सेल्स दिया हुआ है 20 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, एफसी एंड देन प्रॉफिट्स। पीवीआर दिया हुआ है 40%, तो इसका मतलब क्या है, जितने का माल बिकेगा उसका 40% क्या कंट्रीब्यूशन होगा। ये 12 लाख हो गया, ये 4 लाख हो गया, ये 4 लाख हो गया। अब आप सोच के बताएंगे, अगर मेरा सेल 10% से गिर रहा है, अगर मेरा सेलिंग प्राइस 10% से गिर रहा है, तो क्या ये 18 लाख हो जाएगा? बिल्कुल। वीसी विल रिमेन सेम। याद रखना, सेलिंग प्राइस गिरा रहा हूं, सेल नहीं गिरा रहा। आपको याद होगा मैंने ये चीज बताई थी। अगर वो बोलेगा सेल गिरी है, तो याद रखना उतने से वीसी भी गिरेगा। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस की वजह से सेल गिरी है तो वीसी विल रिमेन सेम। मैंने ये लिखवाया हुआ है आपको, ठीक है ना। आप प्लीज अपने नोट्स में चेक करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट 2 लाख। तो अगर मैं अब पूछूं कि बताओ नया ब्रेक इवन क्या है, क्या उसके लिए पहले हमें नया वाला पीवीआर चाहिए होगा। 6 लाख डिवाइड बाय 18 लाख, क्या 33.33% आ जाएगा नया वाला पीवीआर। तो अब क्या करो, एफसी अपॉन ये कर लेना, तो क्या आपके पास नया वाला ब्रेक इवन आ जाएगा। कम ऑन यार, क्या सबको समझ में आ गया या नहीं? चलिए, अब वो कह रहे हैं कि भैया अगर वीसी बढ़ जाए बाय 10% तो हमारा ब्रेक इवन क्या होगा। देखो, सेल में वो कह रहा है कोई चेंज नहीं है, वीसी 10% बढ़ जाए तो क्या ये 13,20,000 हो जाएगा? क्या ये 6,80,000 हो जाएगा? ये 4 लाख, ये 280। फिर से नया ब्रेक इवन पीवीआर निकाल लो। एक बार नया पीवीआर आ गया तो एफसी अपॉन नया वाला पीवीआर, क्या नया वाला ब्रेक इवन पॉइंट भी आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? यस और नो में प्लीज जवाब देंगे। क्या ये सबको क्लियर है? बोलो मेरे दोस्तों। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन आपने करके दिखाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ है। मान लो पीरियड 1 में हमारी सेल है 20 लाख और हमारा प्रॉफिट है 2 लाख, ठीक है जी। पीरियड 2 में हमारी सेल 30 लाख थी और हमारा प्रॉफिट था 5 लाख, ठीक है जी। आपको बेसिकली ये बताना है कि इस कंपनी का पीवीआर कितना है, इस कंपनी की एफसी कितनी है, इस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, ठीक है जी। ये आपने निकाल के दिखाना है फटाफट से।
पीवीआर, एफसी, ब्रेक इवन पॉइंट, छेती छेती निकाल दो जरा. व्हाट विल बी पीवीआर, व्हाट विल बी फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट विल बी ब्रेक इवन पॉइंट. कम ऑन यार, जल्दी जल्दी बताना है सब ने. पीवीआर कितना आ रहा है बेटा? 30%. कैसे आया सर? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. वेरी गुड. व्हाट अबाउट एफसी? तो एफसी के लिए आपको याद होगा ना, मैंने कहा था किसी भी एक डाटा को आप यूज कर लो, है ना. या तो पीरियड 1 को यूज कर लो या पीरियड 2 को यूज कर लो. लेट्स से मैं पीरियड 1 यूज कर लेता हूं. आराम से बताना. सेल कितनी है? 20. पीवीआर कितना है? 30%. तो 20 लाख का 30%, क्या ये 6 लाख हो जाएगा? तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपए. कितना आया एफसी? 4 लाख रुपए. वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, खूबसूरत. तो अब ब्रेक इवन तो बच्चों वाला हो गया, क्योंकि जब ये 4 लाख है, ये 0.3 है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस आ जाएगा. वेरी गुड यार, वेरी गुड. ग्रेट 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 गोइंग, ग्रेट गोइंग. बहुत बढ़िया, खूबसूरत, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग. अच्छा, अब आप में से कौन मुझे बताएगा, आप में से कौन मुझे बताएगा कि अब हमने ना कुछ, जब इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे तो अपने कुछ ना ये पॉइंट पढ़े थे. व्हाट इज की फैक्टर? याद करेंगे. हमने एक की फैक्टर पॉइंट पढ़ा था. हमने डिसीजन मेकिंग में मेक और बाय पढ़ा था. याद आ रहा है या नहीं? बोलो. तो की फैक्टर को हम लोग क्या बोलते थे? लिमिटिंग फैक्टर, है ना. तो जब भी कोई फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करना था आपको याद करना है. सर इसका एक तरीका होता था, हम चेक करते थे कि हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है. अगर हमारी अवेलेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू माय रिक्वायरमेंट, तो क्या वो फैक्टर बन जाता था? की फैक्टर. वो फैक्टर क्या बनता था? की फैक्टर. एंड वंस आई गेट टू नो कि व्हाट फैक्टर इज द की फैक्टर, तो हम लोग क्या करते थे? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर आइडेंटिफाई करते थे. क्या निकालते थे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर हम निकालते थे. सर मेरे साथ बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर आप निकालते थे. बोलो. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर आप निकालते थे. मान लो रॉ मटेरियल शॉर्टेज में है और वो केजी में कैलकुलेट हो रहा है, तो रॉ मटेरियल अगर शॉर्टेज में है तो कंट्रीब्यूशन पर केजी. अगर लेबर शॉर्टेज में है तो कंट्रीब्यूशन पर आवर. और उसके बाद क्या हम रैंकिंग करते थे एंड देन प्रोडक्ट मिक्स निकालते थे. कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार ये ओके कर दीजिए. क्या ये हमें याद आ रहा है? बोलो बेटा. हाँ बिल्कुल बोलते हैं शीतल जी, बिल्कुल बोलते हैं. ठीक है. अब आप में से कौन बताएगा व्हाट इज मेक और बाय डिसीजन? अगर मैं कहोगे तो मैं इस पर भी एक क्वेश्चन करा दूंगा. मेक और बाय में क्या करते थे, याद है आपको? सर हम ना डिसाइड करते थे कि हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहिए डायरेक्ट या हमें उसको बनाना चाहिए. तो इसका ना एक तरीका होता था कि आप क्या करो, वेरिएबल मेकिंग कॉस्ट को कंपेयर करते थे बाइंग कॉस्ट के साथ. याद रखना यहां पे हमने एफसी नहीं लिया था बेटा, एफसी नहीं लिया, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हो ना, तो प्रोडक्ट कॉस्ट में खाली क्या आता है? वेरिएबल कॉस्ट आता है. ठीक है ना. अगर आपको लगता है कि योर वेरिएबल मेकिंग कॉस्ट इज लेस देन बाइंग कॉस्ट, तो यू शुड मेक, अदरवाइज यू शुड डायरेक्टली बाय. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. सर अब इसी में ना एक ना हमने क्वेश्चन पढ़ा था, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. याद है आपको? मैं आपको ना क्वेश्चन याद करा देता हूं क्या था. मान लो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1000 और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1200. हमारी एफसी पर यूनिट है 12 या 10 रुपए पर यूनिट. आपको ये बताना था कि किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा और कितने अमाउंट से ज्यादा होगा. कुछ याद आ रहा है? हाँ जी. क्या ऐसे क्वेश्चन करे हैं हमने? सर बिल्कुल करे. आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, आपको एफसी पर यूनिट गिवन है. किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, यानी कि अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा आएगा या अंडर मार्जिनल, और कितने से ज्यादा आएगा? हाँ जी, कौन बताएगा? 2000 से ज्यादा. किसका ज्यादा आएगा ये भी बता दो. किसका ज्यादा आएगा ये भी बता दो. वेरी गुड. एब्जॉर्प्शन में ज्यादा आएगा. अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा आएगा.
सर कितने से ज्यादा आएगा? चेंज इन स्टॉक 200 इंटू 10 2000, इसका मतलब 2000 रुपीज से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। कारण बहुत सिंपल था, चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव था। अगर चेंज इन स्टॉक नेगेटिव होता तो क्या मार्जिनल का ज्यादा आता? यस सर। सबको याद आ गया या नहीं? इसमें हम क्या चेक करते थे? चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव है या चेंज इन स्टॉक नेगेटिव है। ग्रेट 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 ग्रेट। मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरती से ये चैप्टर आपने करा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, वो भी मुझे बता दो कैसे करना है। मान लो हमारा प्रॉफिट गिवन है 20 लाख रुपए और हमारा पीवीआर दिया हुआ है 40%। आपको बताना है बच्चे व्हाट इज एमओएस, व्हाट इज एमओएस। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन भी ले लो मेरे से। मान लो एमओएस दिया हुआ है 20%, पीवीआर दिया हुआ है लेट्स से 30% और हमारी सेल्स दी हुई है 10 लाख। फाइंड आउट करो कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। बोलो मेरे दोस्तों क्या करेंगे आप? यहां पर क्या सीधा ही 20 लाख अपॉन 0.4 कर देंगे? यस सर। सीधा ही 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 लाख रुपए, 50 लाख आंसर आ जाएगा। अगले वाले का आंसर कौन बता रहा है? नेक्स्ट वाले का आंसर कौन बता रहा है? एमओएस दिया हुआ है, पीवीआर दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालो। कुछ समझ आया आपने क्या करना है हमें? वेरी गुड। अरे 10 लाख तो सेल ही है, 60 लाख कैसे आंसर आ सकता है? $60,000 आएगा ना। वेरी गुड वेरी गुड, ब्यूटीफुल। तो आई एम श्योर इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको की फैक्टर का करा दूं, है? इधर देखना है सारे। अगर मैं कहूं कि कंट्रीब्यूशन ए का 20 रुपए है पर यूनिट और इसका 40 रुपए पर यूनिट है। रॉ मटेरियल यहां पे लगता है 5 केजी एक यूनिट को बनाने में और यहां पे लगता है 15 केजी। आपको रैंकिंग करनी है बेटा। कैसे करेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू रैंक दिस? हाउ यू आर गोइंग टू रैंक दिस? हु विल टेल मी? सर हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालेंगे। सारे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन पर केजी। सर 20 रुपए डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 4। 40 रुपए डिवाइड बाय 15 कितना आएगा बताओ? 40 रुपए डिवाइड बाय 15 कितना आएगा? 2.66। तो क्या इसका रैंक 1 हो जाएगा, इसका रैंक 2 हो जाएगा? क्या सबको क्लियर है या नहीं? ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। बोलो क्या सबको समझ आ गया? देखो इतनी खूबसूरती से हमने ये चैप्टर कर लिया। आपको अंदाजा है आपने क्या क्या पढ़ लिया? बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया आपने, वैल्यूएशन ऑफ शेयर के फॉर्मूले बता दिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के फॉर्म। 1 घंटा 16 मिनट हुए हमें एंड वी हैव ऑलमोस्ट डन थ्योरी ऑफ बजटरी कंट्रोल ऑल्सो। ठीक है जी। अच्छा अब ना एक थ्योरी मैं आपको और करा रहा हूं। ये थ्योरी आपने पढ़नी है बेटा सारी, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है। लिखो जरा, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको जो नोट्स दिया है ना उसके अंदर मिलेगा ये, ठीक है ना? आपको जो नोट्स दिया है उसके अंदर मिलेगा।
ठीक है जी, प्लीज ध्यान से देखेंगे जरा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एज पर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहती है कि जितनी भी कंपनीज हैं जो कि रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट है, उन्हें प्रेजेंट करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट। यानी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाएंगे, यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो आप बनाएंगे एज पर शेड्यूल 3। तो पेपर में आ सकता है कि कौन सा सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कंपनीज को शेड्यूल 3 फॉलो करना है। तो कौन मुझे बताएगा? सर ये सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है। क्या सबको क्लियर है जी? वेरी गुड। अब क्या होता है कि सेक्शन 129 ने तो बोल दिया शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 3 में क्या खास बात थी? पहला कि अब ना बैलेंस शीट और P&L का जो फॉर्मेट होगा कंपनीज के लिए, दैट विल बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, राइट। और अब आपको नीचे क्या देने पड़ेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है सर। अब आपको ना यहां पर ये जान के हैरानगी होगी, ये वाला पॉइंट तो मैं भी डिस्कस करूंगा, कि शेड्यूल 3 की जब हम बात करते हैं तो ये टॉक करता है अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L भी आता है और बैलेंस शीट भी आती है। तो बैलेंस शीट पार्ट 1 में होती है और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके थ्योरी में आ सकता है कि शेड्यूल 3 पार्ट 1 क्या कहता है? तो वो बताता है फॉर्मेट इसका बैलेंस शीट का। ठीक है जी। और फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L शेड्यूल 3 पार्ट 2 बताता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा, पहले बैलेंस शीट समझ लेते हैं। बैलेंस शीट की कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और मैंने पहले ही बोला कि इंटेंट बहुत सिंपल है कि एक भी नंबर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उसके लिए लड़ेंगे। वी विल फाइट फॉर दैट इवन 1 मार्क, तभी हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। सो आपको एक एक नंबर की लड़ाई लड़नी है, मेरी बात याद रखना, ठीक है ना। तो आप देखो बैलेंस शीट जो है ना, बैलेंस शीट, उसमें सबको मालूम है कि 2 साइड्स होती है, इक्विटी, लायबिलिटी एंड एसेट्स। हालांकि ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल में इक्विटी एंड लायबिलिटी और नीचे एसेट्स। अब इक्विटी लायबिलिटी में क्या क्या होता है सुन लो ध्यान से। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मान लो आपने अभी सिर्फ क्या करा है, आपका पब्लिक इशू आया है, तो आपके पास एप्लीकेशन मनी आ चुकी है, तो उसके लिए अलग से एक हेड बनाया जाता है। अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, ठीक है ना, वो शेयर होल्डर फंड में नहीं आएगा, याद रखना। एनी अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट कभी भी शेयर होल्डर फंड में नहीं आता, ये ध्यान रखना है। क्या सबको क्लियर है मेरी बात? बोलो बेटा। वेरी गुड। अभी क्या होता है कि शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो अगर मान लो पेपर में आ जाए कि बताओ शेड्यूल 3 पार्ट 1 में रिजर्व एंड सरप्लसेस बैलेंस शीट में किस हेडिंग में आते हैं, तो याद रखना इक्विटी एंड लायबिलिटी की हेडिंग, उसकी सब हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड्स। क्या सबको क्लियर है? वेरी गुड। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज आ जाती है। अब आपको पेपर में आ जाए क्रेडिटर्स, तो याद रखना क्रेडिटर्स आर ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये भी करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी हमारे क्या है? करंट लायबिलिटी है। और ऐसे ही लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब नॉन करंट लायबिलिटीज में जाएगा। क्या ये सबको क्लियर हो गया या नहीं? एक बार दोबारा बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला? शेड्यूल 3 एज पर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट, हर कंपनी जो कि रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट है उसको क्या बनाना है? फॉलो क्या करना है? शेड्यूल 3 फॉलो करना है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 बनाते समय हमें 2 पार्ट बनाने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट बैलेंस शीट, पार्ट 2 की जब हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L। बैलेंस शीट की जब बात करते हैं तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी की बात करते हैं तो पहले शेयर होल्डर फंड, उसमें इक्विटी कैपिटल भी आती है, शेयर कैपिटल भी आती है, रिजर्व एंड सरप्लसेस भी आता है, और कोई भी पैसा अगर आपने वारंट इशू करके लिया है तो वो भी इसमें आता है।
फिर नॉन करंट लायबिलिटी एंड देन करंट लायबिलिटी। गला मेरा चोक कर चुका है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। अब आ जाओ एसेट्स में। देखिए एसेट्स में हमने दो पार्ट में ब्रेक करा हुआ है, कौन बताएगा? नॉन करंट एंड करंट। सारे बोलो मेरे पीछे पीछे, नॉन करंट एंड करंट, सबने बोलना है बेटा, नॉन करंट एंड करंट। पानी देना यार। अच्छा, अब नॉन करंट का मतलब ही दिमाग में क्या आता है? फिक्स एसेट्स आते हैं, चाहे वो टैंजिबल हो चाहे वो इनटैंजिबल हो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स आते हैं। मतलब फिक्स्ड नेचर में जो भी आ रहा है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स आएंगे, बीआर आएगा, इन्वेंट्रीज आएगा, कैश कैश इक्विवेलेंट्स आएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएंगे, करंट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो ये सब इसमें आ जाएगा। बोलो मेरे दोस्तों, मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि एसेट्स में दो ही हेडिंग होती है, कौन कौन सी? नॉन करंट एंड करंट एसेट्स, ठीक है। अब ना मैंने क्या करा, थोड़ा सा ना इसके अंदर की गहराई में गया। कैसे? जैसे मैंने कहा इन्वेंट्रीज किस में आता है सर? करंट एसेट्स में आता है। इन्वेंट्रीज किस में आता है? करंट एसेट्स में आता है। इन्वेंट्री में क्या आता है वो भी देख लेते हैं। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड। अब कई बार ना यहां पर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, स्टॉक इन ट्रेड। एक बात याद रखना, अगर आप ट्रेडर हो, माल खरीदते हो और बेचते हो, याद रखना वो फिनिश गुड्स नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे। बोलो मेरे पीछे पीछे, स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके पास रॉ मटेरियल भी होगा, WIP भी होगा और फिनिश गुड्स भी होगा। समझ आ रही है? स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, याद रखना, स्टोर्स, स्पेयर्स, लूज टूल्स, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। क्या मेरी बात सबको समझ में आती है? क्या ये सारी बातें समझ में आ रही है? यस और नो? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनेंगे जरा। ट्रेड रिसीवेबल्स में ना एक इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली। ट्रेड रिसीवेबल में एक इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली, और वो क्या? वैसे तो डेटर्स ही होता है, लेकिन वो कहता है कि अगर कोई डेटर 6 महीने से ज्यादा पुराना है तो उसको ना आप अलग करके लिखेंगे, उसको आप अलग करके लिखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? अगर 6 महीने से ज्यादा पुराना है, जैसे मान लो डेटर दिए हुए हैं 2 लाख और उसमें लिखा हुआ है 1,20,000 आर मोर देन 6 मंथ्स, तो आपने क्या करना है? 80 अलग लिखने हैं और 1,20 अलग लिखना है। क्या सबको समझ आ रही है? ठीक है। ऐसी कैश कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? बैलेंस विद द बैंक, चेक, ड्राफ्ट, ये सब क्या है? कैश कैश इक्विवेलेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या होता था, जब हम वर्टिकल ना बनाकर हॉरिजॉन्टल बनाते थे तो यहां पर ना आ जाता था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपको याद है ना, फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से। अब एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि शेड्यूल 3 में ना अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ खर्चों का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। मतलब हमारी बैलेंस शीट जब बनती थी ना तो उसको हम एसेट साइड पे दिखाते थे, समझ रहे हैं? यहां नहीं बताया गया कि इसका क्या करना है। तो अब इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। शेड्यूल 3 डज नॉट डील विद एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स। इसीलिए इनको हम जैसे पहले डील करते थे आज भी वैसे ही डील करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि इन सब चीजों को आप डिस्क्लोज कर देना अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ सच एक्सपेंस एज अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस अंडर अदर करंट या नॉन करंट। मतलब आप करंट या नॉन करंट किसी में भी डाल देना इस हेडिंग से, अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन। मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनेंगे।
अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस के नाम से आप हेडिंग बना लीजिएगा, या तो करंट में या नॉन करंट में। बच्चा कहता सर क्या क्या मजाक कर रहे हो, कैसे पता चलेगा करंट है या नॉन करंट, तो वो भी बताया। तो अगर तो ये राइट ऑफ 12 महीने के अंदर करना है तो ये करंट में चला जाएगा, अगर ये राइट ऑफ 12 महीने यानी कि 3 या 4 साल में करना है तो ये नॉन करंट में चला जाएगा। क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या ये सबको समझ में आ गया? एक बारी प्लीज कंफर्म कर दीजिए क्या ये समझ में आ गया है। तो लीजिए आपका शेड्यूल 3 खत्म। बेटा जी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना? पढ़ लेंगे ना? पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे, है ना? मैं चाहता हूं कि एक बार रीड जरूर करना है आपने। हालांकि आई एम ट्राइंग कि मैं आपको साथ साथ हर वो चीज कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको इसमें हेल्प मिले। ठीक है, वेरी वेल डन यार, ब्यूटीफुल। चलो अब बच्चे ये एक चैप्टर था कॉस्ट ऑडिट का, मैंने बहुत ब्यूटीफुली ये नोट्स बनाए हैं। तो अगर आप इसको पढ़ लोगे ना, जस्ट 2 पेज का है, ठीक है, तो आपको ना ये कॉस्ट ऑडिट वाला चैप्टर जो है ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ जरा एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। और सुनाओ कैसे हो? हाँ जी, और सुनाओ कैसे हो? सर जी 5 मिनट का ब्रेक ले लो। या सभी करा दूंगा, चिंता ना कर यार। ठंड तो भाई यहां पे बहुत हो रही है। आज बहुत बिजी था मैं, है ना? आज पूरा दिन मैं बहुत जरूरी काम से कहीं गया हुआ था, और बट आपका क्लास भी लेना था, तो आज शेड्यूल बहुत टाइट रहा मेरा। ठीक है जी, आओ देखते हैं जरा रेशियो एनालिसिस। अच्छा जी, स्नोफॉल हो रही है वहां पे? चलो आ जाओ फिर। आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ। देखो सबसे पहले ना आप क्या करो, मार्केट टेस्ट रेशियोज एक बार याद करते हैं। ठीक है ना? मार्केट टेस्ट रेशियोज में सबसे पहले आपने पढ़ा था ईपीएस कैसे निकालते हैं। मेरे ख्याल से इनकम स्टेटमेंट अब आप सबको आती है, तो यू कैन इजीली ड्रॉ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग यील्ड कैसे आएगा? ईपीएस अपॉन आई, है ना? रेट दिया होगा आपको। डिविडेंड यील्ड कैसे आएगा? डीपीएस अपॉन आई। पे आउट रेशो कैसे निकालते थे, याद है आपको? डीपीएस अपॉन ईपीएस। प्राइस अर्निंग रेशो कैसे निकालते थे? मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। तो ये सारे मार्केट टेस्ट रेशोज हैं। ये सारी क्या है? मार्केट टेस्ट रेशोज। हाँ, ये सब क्या है? मार्केट टेस्ट रेशोज। ठीक है जी, तो ऑल दीज आर द मार्केट टेस्ट रेशोज। ठीक है सर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। मैं इस चैप्टर के बाद अभी रोक दूंगा मैं, ठीक है? आप खुद सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करिए,
ठीक है। और यश तेरा एक क्वेश्चन था प्रोराटा वाला, तो प्रोराटा वाला जो है ना, आई विल, चलो देखते हैं, अगर ये हो जाएगा तो फिर करेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है बच्चे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये सब बच्चों वाली रेशियोज है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेशियोज कौन सी है? टर्नओवर रेशियोज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टॉक टर्नओवर रेशियोज क्या होती थी, याद है आपको? जिसका भी टर्नओवर निकालना है वो नीचे, तो यहां पे लिखते थे हम COGS अपॉन में एवरेज स्टॉक, COGS अपॉन में एवरेज स्टॉक, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं स्टॉक वेलोसिटी क्या है, तो आपको याद होगा, अगर आप डेज में निकाल रहे हो तो 365 अपॉन STR, मंथ्स में निकाल रहे हो तो 12 अपॉन STR, वीक्स में निकाल रहे हो तो 52 अपॉन STR, ठीक है ना। दैट इज स्टॉक वेलोसिटी। ऐसे ही अगर मैं बोलूं डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है, हाँ जी, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। और अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आएगा, तो 365 अपॉन DTR, 365 अपॉन DTR, ठीक है बेटा। ऐसे ही क्रेडिटर टर्नओवर रेशियोज क्या है सर? क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज क्रेडिटर्स। और अगर मैं बोलूं पेबल पीरियड निकालो, तो क्या 365 अपॉन में क्रेडिटर टर्नओवर रेशियोज आ जाएगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सबको क्लियर है या नहीं? ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना जो इंपॉर्टेंट आ जाता था वो था सॉल्वेंसी रेशियोज। कौन बताएगा? करंट रेशियो क्या होता था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो क्या होता था? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। एंड करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में डिफरेंस क्या होता था कि करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो क्या हमें लिक्विड एसेट्स मिल जाएंगे। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों हटा दो तो यू विल गेट योर लिक्विड एसेट्स। सर कौन बताएगा व्हाट वाज ROI? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या होता था? EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। हाँ जी, कुछ याद आ रहा है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। साक्षी अभी करा देता हूं मैं, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, तो इसमें होता था प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100। कुछ याद आ रहा है? प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100 विल गिव यू रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद ना हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था, डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है? तो इट वाज लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन इक्विटी, ठीक है, दिस इज डेट इक्विटी रेशियो। अच्छा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज क्या होती थी, याद है आपको? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए क्या हम लोग EBIT अपॉन में इंटरेस्ट ऐसे लिखते थे। याद करो, जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना इजी क्या आपको लोन्स मिल जाते हैं, ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, इसमें ना गियरिंग रेशियो पढ़ाया गया था आपको, गियरिंग रेशियो याद है ना? गियरिंग रेशियो क्या होता है? कैपिटल गियरिंग रेशियो, यानी कि प्रेजेंस ऑफ डेट या प्रेफरेंस जिन्हें आप फिक्स्ड देते हो डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड इनटू 100, क्या ये गियरिंग रेशियो होता था? वेरी गुड यार, सबको याद तो आ ही रहा है वैसे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप लल्लू हो, नहीं, याद तो आपको सब कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। याद तो सब कुछ आ रहा है, आई एम श्योर फॉर दिस, ठीक है जी। सर अब इसके बाद ना, इसके बाद आपने क्या करना है सर, एक ना ड्यू पॉइंट एनालिसिस लिखो जरा, लिखो ड्यू पॉइंट एनालिसिस। लिपिका जितना मैंने कल कराया बस वही करना है आपने।
ड्यूपॉन्ट एनालिसिस क्या होता है? देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, थोड़ा सा ना ठंडे दिमाग से हमें काम करना पड़ेगा, है ना। क्या होगा ना कि अभी क्या होता है, जब हम पूरा पढ़ रहे होते हैं ना शुरू से, तो हमें सब कुछ पढ़ना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ना थोड़ा सा हमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको सिलेक्टिव होना है। तो अगर मान लो 2-4 नंबर का पेपर ऐसा आ जाता है जो आप नहीं कर पाते हैं, तो पैनिक नहीं करना। समझ रहे हैं मेरी बात को? कोशिश पूरी करनी है सब कुछ करने की। फिर भी अगर मान लो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप सब कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या सब कुछ छूट जाएगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखो जरा, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस क्या होता है, लिखो जरा। ये एनालिसिस कहता है कि कंपनी की जो एफिशिएंसी होती है, यानी कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है ना, वो 3 चीजों पे निर्भर करता है। कंपनी की प्रॉफिट एफिशिएंसी पर, कंपनी के टर्नओवर पर, यानी कि एसेट टर्नओवर, यानी कि आप कैसे एसेट्स को यूज करते हैं, और इक्विटी मल्टीप्लायर पर। इक्विटी मल्टीप्लायर, ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं कि हमारा आरओई क्या होगा। ठीक है ना। तो एफिशिएंसी के लिए इन्होंने ले लिया नेट प्रॉफिट रेशो, यहां पर ले लिया एसेट टर्नओवर रेशो, और यहां पर ले लिया फाइनेंशियल लीवरेज। क्या सबको क्लियर है या नहीं? अब यहां पर नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। एवरेज टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताए ना? एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स अपॉन एसेट्स। और बेटा जी फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो एनालिसिस में जब हम पढ़ते हैं, या इक्विटी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, इट इज एसेट्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर। तो देखो ये कट गया, तो आपके पास सीधा ही फॉर्मूला आ गया नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी। सो दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या सबको क्लियर है या नहीं? दिस इज कॉल्ड एज ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ड्यूपॉन्ट एनालिसिस बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कैन आई लॉक दिस? चलो, अब यश बड़ी देर से बोल रहा है। अच्छा, कौन बताएगा करंट रेशो कौन सी वाली बेटर होती है? 2:1। लिक्विड रेशो 1:1 बेटर होती है। ठीक है जी। तो ये आपने एक बार ही सारे मैंने फॉर्मूलाज आपको लिखवा दिए हैं, प्लीज एक बार ही जो है आप चेक कर लीजिएगा। एक यश बड़ी देर से बोल रहा है कि सर यार मेरे को ना प्रो राटा करा दो। तो दिस इज माय लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, एंड देयर आफ्टर आप प्लीज फटाफट से सेल्फ स्टडी करिए। जो चैप्टर आपको मान लो दिक्कत कर रहा है, उसके लिए आई विल आस्क यू टू, आप मेरी कोई भी क्लास पीछे रेकमेंड करके उसको फास्ट फॉरवर्ड 2x की स्पीड पे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनेंगे प्रो राटा क्या था। मान लो एक कंपनी ने मान लो इशू करे हैं 10,000 शेयर्स, एंड आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है 12,000 शेयर्स की। हाँ जी, आपके पास एप्लीकेशन कितनी आ जाती है? 12,000 शेयर्स की। और आपका एप्लीकेशन मनी है 5 रुपए पर शेयर। मान लो ये 10 रुपए ईच था, और इसमें अलॉटमेंट आ रही है 2 रुपए पर 2 रुपए पर शेयर, और इसमें फाइनल कॉल आ रही है 3 रुपए पर शेयर। ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से समझना है आपने। इन्होंने ये बोला कि जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा एप्लीकेशन में, उसे हम अलॉटमेंट में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। फिर नीचे ये भी लिखा हुआ है अ पर्सन जिसने अप्लाई करा था 600 शेयर्स के लिए, डिडंट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, और अब उसके शेयर्स को हम करने जा रहे हैं फॉरफीट। ठीक है ना। ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। हम लोगों ने ना बड़ा हवा बना रखा है इसको।
यहां लिखेंगे अप्लाइड फॉर और यहां लिखेंगे अलॉटेड। अप्लाइड कितना है जी 12,000, अलॉटेड कितना है 10,000। ये प्रोराटा ही होता है बेटा कि हमने 12,000 शेयर को, हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ 12,000 शेयर्स को हमने अलॉट कर दिए 10,000 ऑन प्रोराटा बेसिस, ऑन प्रोराटा बेसिस। ठीक है, अब आप में से कौन मुझे बताएगा क्या हमारे पास बैंक में शेयर एप्लीकेशन के नाम से क्या पूरा 12,000 इंटू 5 क्या 60,000 आ गया? फिर शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमने ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में, और जो एक्सेस मनी है वो हमें कहां लेके जाना है? अलॉटमेंट में, क्वेश्चन में गिवन है। तो भाई एक बात बताओ, कैपिटल में मैक्सिमम क्या 10,000 शेयर का ही जा सकता है? 10 इंटू 5 50,000। अब यहां पे 10,000 का एक्सेस आ रहा है, वो अलॉटमेंट में जाएगा या नहीं जाएगा, उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट सीखना चाहिए। 12,000 लोगों ने इंटू 5 हमें दिए 60,000, हमने 10,000 तो लेना ही था, तो हमारे पास 10,000 50,000 तो लेना ही था, क्या ये हमारे पास एक्सेस आ गया? अब इनसे हमने 10,000 इंटू 2 क्या 20,000 की अलॉटमेंट लेनी है। क्या ये एक्सेस अमाउंट इस अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है? आंसर इज यस। ठीक है जी, तो ये 10,000 आपका कहां चला जाएगा? अलॉटमेंट में। फिर उसके बाद आपने क्या करना था? शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करना था। बोलो बेटा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से ड्यू करेंगे सर? 10,000 इंटू 2 20,000 से। लेकिन नाउ हु विल टेल मी, बस यही एक ट्विस्ट है, अगर ये समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि एक आदमी जिसने अप्लाई करा था 600 के लिए, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया ना। ध्यान से सुनना, अगर उसने अप्लाई 600 के लिए करा था तो मेरे बच्चे उसको अलॉट क्या 500 हुए होंगे। सर आपको कैसे पता चला? 12,000 वाले को 10,000 हुए थे, तो 600 वाले को कितने हुए होंगे? 500। वेरी गुड। अब इसने 600 के हिसाब से हमें शुरुआत में 3,000 दिया था, हमने 500 के हिसाब से 2,500 इसका काट लिया था। क्या इसका 500 रुपए ऑलरेडी हमारे पास क्या एडवांस आया हुआ था इन दी अलॉटमेंट? अब जब हमने इससे अलॉटमेंट मांगी तो इसने देना कितना था? 1,000। ऑलरेडी हमारे पास कितना आया हुआ है? 500। तो भाई कितना शॉर्ट फॉल मारेगा? 500 रुपए। बस ये कैलकुलेशन आपको समझनी थी। 20 में से 10 ऑलरेडी आए हुए हैं और 500 रुपए का एक और डिफॉल्ट हो गया, तो क्या हमारे पास पैसा 9,500 आया हुआ है। ये सबको समझ में आया या नहीं आया? बस यही कैलकुलेशन में प्रोराटा में बच्चा फंस जाता है कि वो ये कैसे करना है। जल्दी बोलो फटाफट से। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, फाइनल कॉल ड्यू करो, और इसकी फाइनल कॉल भी नहीं आई है तो क्या रिसीविंग करते समय क्या फाइनल कॉल भी माइनस कर देना। क्या 1 लाख? 197 में क्या 1 लाख? सिटिंग फीस अप टू 1 लाख है, और पेनल्टी की अगर आप बात कर रहे हो तो इंडिविजुअल पे 1 लाख, कंपनी पे 5 लाख। क्या सबको क्लियर है या नहीं? अब मान लो इसको कंप्लीट करा देता हूं मैं, फिर इसके बाद अब आप खुद पढ़ना है बेटा सबने। क्या हमने पूरे के पूरे 10,000 शेयर से फर्स्ट कॉल ड्यू करी। फर्स्ट कॉल 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए आपने ड्यू कर दिया, लेकिन जब रिसीव करने की बारी आई तो टू शेयर फर्स्ट कॉल
तो आपने देखा कि 500 शेयर होल्डर ने, यानी पर्सन होल्डिंग 500 शेयर्स, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 1500 रुपए कम आए, तो क्या यहां पर 28,500 की एंट्री आ जाएगी? अब यहां पर ना आपने क्या करना है, फॉर फीचर करना है। किसी को याद है फॉर फीचर की एंट्री क्या थी? बोलो, फॉर फीचर की एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल डेबिट, क्योंकि फॉर फीचर का मतलब एक तरह से कैंसिलेशन हो रहा है। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर अनपेड कॉल्स एंड टू शेयर फॉर फीचर। फॉर फीचर में क्या आएगा? जितना पैसा आपने उसका दबा लिया है, ठीक है ना। अब देखो, कैपिटल में 500 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5,000। अलॉटमेंट में उसके 500 रुपए नहीं आए, यहां पे 1500 नहीं आए। फॉर फीचर में क्या आएगा? जितना पैसा आपने उससे रिसीव करा है। तो बेटा जी, आपने उससे स्टार्टिंग में 600 शेयर का इंटू 5, क्या 3,000 रिसीव करा था, खत्म। अब एक बच्चा कहता है सर री इशू की एंट्री कैसे होगी? री इशू की एंट्री कैसे होगी? तो इट्स वेरी सिंपल। मान लो इन शेयर्स को मैं री इशू कर देता हूं, 8 रुपए में फुल्ली पेड अप। तो इसका क्या मतलब होता है? बैंक में आएगा 8, शेयर कैपिटल में फुल्ली पेड अप, क्या यहां पे शेयर फॉर फीचर डेबिट हो जाएगा 500 इंटू 2 से। अब जितना फॉर फीचर क्रेडिट हुआ, जितना डेबिट हुआ, इन दोनों का डिफरेंस क्या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। और बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द अमाउंट विच इज टू बी ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल रिजर्व। क्या सबको क्लियर है या नहीं? ठीक है जी। अब आप सारे खुद अपने आप ट्राई करो सारी चीजें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, आई विल ट्राई, है ना। हालांकि मेरी सुबह क्लास है, आई विल ट्राई कि आपके 1-2 टॉपिक्स अगर मुझे लगेगा तो आयुषी जितने चैप्टर की मैंने दी है वो काफी है। आप समझिए मेरी बात को, मैंने सारे चैप्टर की नहीं दी आपको, तो जिन चैप्टर की नहीं दी वो आप खुद करेंगे, है ना। ठीक है सर। तो अब आपने क्या करना है, जितना मैंने कराया प्लीज आपको इंश्योर करना है कि इसको आप पहले रिवाइज कर लीजिए। मैंने कहा आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, आई विल ट्राई, इफ आई कैन कम टुमारो तो डेफिनेटली मैं मॉर्निंग में एक सेशन लूंगा 1.5 घंटे का, ठीक है जी। बट आप तब तक ये मान के चलिए कि आज आपको ये पूरा का पूरा खत्म करना है सुबह तक, ठीक है जी। और बहुत सारे चैप्टर मैंने करा दिए, आप देख सकते हैं। जस्ट 1 घंटा 50 मिनट आई हैव डन। रेशियोज आपको मैंने एक बार ओवरव्यू दे दिया, बजटरी कंट्रोल शेड्यूल 3 आपको मैंने बता दिया, कॉस्ट ऑडिट के नोट्स है वो आप कर लोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मुश्किल नहीं है यार, रोया मत करो। एक तो ना कई बच्चे ना बड़े रोंदड़ू से हो गए हैं, बहुत रोंदड़ू है ना। और आप पीछे जाके ना एक क्लास दी हुई है जिसके अंदर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे ना, एक क्लास दी हुई है मैंने जिसमें मैंने ना 5 चैप्टर एक साथ कराए थे, अगर आपको याद हो तो। अंडर राइटिंग कराया था, बोनस, राइट, बायबैक, वो क्लास देख लेना 2x करके, तो वो 5 चैप्टर आपके निपट जाएंगे, ठीक है ना। इससे ज्यादा भैया मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, है ना। तो खुद अपने भी तो दम पे मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। चलो ठीक है जी, चलो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू एंड अच्छे से पेपर पढ़कर दे के आइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। बहुत तसल्ली से आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, देन उसको टिक करना है, ठीक है ना। घबराना नहीं, बहुत कुछ आपने पढ़ा है, बहुत मैंने पढ़ाया, बहुत आपने पढ़ा, एंड आई एम श्योर कि आगे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।